आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास का अध्याय 5 शिल्प और उद्योग पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो और इसको अच्छे से समझेंगे प्रश्न उत्तर को। तो चलिए आइए देखते हैं। आइए जाने में 1 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क है, देखिए, सूरत बंदरगाह रिक्त स्थान राज्य में स्थित था। तो यहाँ आपका भराएगा गुजरात। ठीक है, फिर से देखिए, सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित था। देखिए, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह जैसे कि रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप जिस होता है, उसी तरह का समुंदर में, ठीक है, पानी जहाज का जो पड़ाव होता है, ठीक है, माने जहाँ पर ठहरता है, जहाँ से लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, सामानों को लोड किया जाता है, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ख, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। तो यहाँ आपका भराएगा 25 अगस्त 1907 ईस्वी। ठीक है, और ये झारखंड राज्य का कोल्हान प्रमंडल का जिला पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, ग, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले रिक्त स्थान पहुँचे। ठीक है, पुर्तगाली जो पुर्तगाल देश के निवासी को कहा जाता है। ठीक है, तो वो पहुँचे थे कालीकट में, जो कि केरल राज्य में है। ठीक है, फिर से देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। ठीक है, और कालीकट पहुँचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था, इसको थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह ये जीके के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, जो वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति जो कि पुर्तगाल से था, 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, ठीक है, कपड़ गांव पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोची में वास्को डी गामा की कब्र है। यहाँ से 3 बार वे पुर्तगाल गए और आए। ठीक है, व्यापार करते थे, यहाँ से वो मसाला वगैरह अपने देश ले जाते थे। ठीक है, जैसे काली मिर्च वगैरह, और उनसे उनको काफ़ी मुनाफा मिलता था। ठीक है, अगला देखिए, घ नंबर, जामदानी एक तरह का रिक्त स्थान होता था। तो यहाँ आपका भराएगा बारीक मलमल। ठीक है, फिर से देखिए, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। देखिए, मलमल क्या है? ये एक कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े का खासियत ये है कि ये बहुत महीन और पतला होता था। इसको बहुत बड़ा चादर भी आप एकदम छोटा मोटा जगह में रख सकते हैं। ठीक है, यह कपड़ा गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सूती कपड़ा से भी अच्छा। अगला देखिए, 2 नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है क, देखिए, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? यहाँ देखिए, बुनकर किनको कहा गया? जो कपड़े बनाने का काम करते थे। ठीक है, तो उत्तर देखिए, 19वीं सदी के अंत तक जैसे ही ब्रिटिश औद्योगिकरण हुआ, भारतीय बुनकरों को 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला देखिए, बुनकरों को ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ता होता था। ठीक है, मतलब ये ब्रिटिश कहने का मतलब जो अंग्रेज लोग का जो कपड़ा बनाया हुआ था वो टिकाऊ होता था, क्योंकि मशीन से बनता था, मजबूत होता था। और भारत के लोग मशीन से नहीं बनाते थे, अपने से चरखा से सूता काट के और खुद से हाथ से बनाते थे। ठीक है, इसमें आर पार भी दिखता था और ये फट भी जाता था, मजबूत नहीं हो पाता था। ठीक है, भारत, अगला इसमें देखिए, भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई
और अपना पेशा छोड़कर खेतीहर मजदूर बन गए। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि भारत का जो कपड़ा था उसका निर्यात यानी कि बाहर जो बेचने के लिए उसको टैक्स देना पड़ता था। मतलब अगर आप 100 रुपया में बेच रहे हैं तो उसमें आपको 10, 20, 30 जो भी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उनको देना पड़ता था सरकार को। ठीक है, और जबकि इंग्लैंड से जो भी कपड़ा आता था उसमें उसको टैक्स उन लोग को नहीं लगता था, छूट दे दिया हुआ था। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए सस्ते दामों में अच्छा कपड़ा मिलेगा तो लोग सस्ता तरफ ही नहीं जाएगा। कौन महंगा और मतलब जो टिकाऊ नहीं होगा उसको कौन लेना चाहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि भारत का कपड़ा मशीन से तैयार नहीं हो रहा था, ये महंगा भी था और टिकाऊ भी नहीं था, इसलिए लोग मजबूरन सस्ता और टिकने वाला कपड़ा को लेना चाहते थे। ठीक है, और यहाँ के जो बुनकर थे उनका स्थिति बहुत ख़राब होते गया और अंत में वो खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिए। ठीक है, मजदूर बन गए। अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए काश्तकार जो है इसका मतलब जान जाइए। ठीक है, तो आपका उत्तर यही निकल जाएगा। काश्तकार वो होता है जो कि टैक्स में यानी कि लगान देकर जमींदार से ज़मीन लेके खेती करने वाला आदमी को, जैसे कि हम लोग का गांव में क्या होता है अधवट्टी जिसको बोलते हैं, आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, ज़मीन मालिक के साथ में, तो उसी तरह का ये नियम था। उत्तर देखिए, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, ताकि काश्तकारों से नियमित आमदनी राजस्व यानी कि टैक्स प्राप्त होती रहे। ठीक है, अगला देखिए, ग नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पहले समझिए, देखिए ब्रिटेन जो है ये इंग्लैंड को ही कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज लोगों का देश को। तो उत्तर देखिए, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात यानी कि बाहर जो बेचते हैं, ठीक है, मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। ठीक है, टैक्स देना पड़ता था। अगर यदि वो ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ले लेता था यहाँ से, अगर यदि कोई जाएगा मतलब सामान अगर यदि बेचने के लिए जाएगा तो उस पर। ठीक है, इंग्लैंड से बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। बाहर कर दिया था कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ का जो भारत का जो कपड़ा था वो महंगा होने लगा क्योंकि इस पे टैक्स ज़्यादा लगता था। ठीक है, आपको कोई अगर यदि ज़्यादा पैसा ले लेगा टैक्स में, ऐसे ही किसी को दे दे रहे हैं, तो भाई उस सामान का दाम तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ना फ़ायदा के लिए। तो बात वही था। और अगर यदि किसी ग्राहक कस्टमर को ज़्यादा महंगा लग रहा है या फिर कोई चीज़ सस्ते में उसको मिल जा रहा है, ठीक है, और अच्छा मिल रहा है, तो सस्ता की ओर ही जाएगा ना। तो इस तरह से क्या होता है कि अब जो महंगा बेचने वाला है, देखिए अब महंगा बेचना उसका मजबूरी है क्योंकि अगर वो सस्ते में बेच देगा तब तो घाटा में चला जाएगा। अब घाटा में चला गया मतलब वो उस बाजार से बाहर हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के हजारों बुनकरों की रोजी रोटी छिन गई। ठीक है, जो भी कपड़ा बुनने वाला था उनका रोजी रोटी बंद हो गया, दुकान ही बंद हो गया उनका, करेंगे क्या। आगे देखिए, अगला प्रश्न है घ, बुट स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। उत्तर देखिए, बुड्स या बुड्ज, ठीक है, बुड्ज स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। ठीक है, प्रगलन यानी कि उसको गला के तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफी सख्त और मजबूत होती थी। इससे बनी तलवार इतनी पैनी
यानी कि बहुत धार वाला, ठीक है, होती थी कि लोहे के कवच को आसानी से चीर देती थी। जो भी ढाल होता है तलवार का बाण सहने के लिए, उसको भी चीर देता था, टुकड़ा कर देता था। इसलिए बुर्ज स्टील बेहतर माना जाता था। ठीक है, आगे है, आइए चर्चा करें। इसमें 3 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? देखिए, औद्योगिक क्रांति को थोड़ा सा समझ लीजिए। औद्योगिक, उद्योग, ठीक है, औद्योगिक यानी कि उद्योग, ठीक है, उस पे क्रांति मतलब अब उसका बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले हर चीज़ को हाथ से तैयार किया जाता था, हाथ से ही सब कुछ बनता था। लेकिन अब क्या होने लगा औद्योगिक क्रांति में कि सभी कामों को मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, ठीक है। फैक्ट्री लगाया जाने लगा और फैक्ट्री में बहुत जल्दी बहुत सारा सामान तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, बड़ा-बड़ा फैक्ट्री जहाँ भी लगता है वो शहर बन जाता है, ठीक है। और उसमें लोगों को बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है, मज़दूरी मिलता है, वो इंजीनियर बनते हैं। और पहले क्या था कि सारा चीज़ पहले हाथ से ही बनता था। जैसे सबसे बड़ा लोहार कौन है? टाटा है। सबसे बड़ा मोची बाटा है, ठीक है। अब देखिए, पहले लोहार का काम क्या था? अपना घर में भट्टी में लोहा पीट-पीट के बना रहा है, जो भी सामान तैयार करता था। लेकिन अब टाटा स्टील जो लग गया, इतना बड़ा पूरा विश्व में उसका नाम हो गया, ठीक है। और बाटा एक कंपनी है जो जूता बनाता है, ठीक है। चप्पल बनाता है, जूता-चप्पल, सबसे बड़ा कंपनी हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मशीन पे अब सब कुछ तैयार कर रहा है फटाफट, बहुत ज़्यादा, वो जितना चाहे उतना कर सकता है, ठीक है। तो आगे उत्तर देखिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूत कातना, बुनना आसान हो गया। सूत यानी कि सूता, ठीक है, धागा जो है। मिलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे। सरकार ने सहयोग दिया। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पौराणिक बुनकर उद्योग को नुकसान हुआ, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, मिलों की संख्या यानी कि जैसे कि पहले हम लोग आटा क्या करते थे? सिल-लोढ़ा में पीसते थे। अभी आटा चक्की आ गया, ठीक है। अब वो मशीन से सारा चीज़ पिसाई हो जा रहा, तुरंत आटा बन जाता है, मिल जाता है, और हाथ से पीसने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। अब देखिए, धान भी जैसे ढेंकी में पहले कूटते थे धान को और चावल निकालते थे, काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब मशीन में ले जाते हैं तो तुरंत हम लोग को चावल मिल जाता है, ठीक है। इस तरह के मिल बहुत सारे खुल गए। तेल भी सोचिए, पहले घानी में पेर के निकाला जाता था। उसमें दिन भर आदमी खटता रहता था, बैल जैसा घूमते रहता था। अब मशीन में तुरंत मिनटों में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से क्या है कि देखिए, कपड़ा मिल बन गया, तो मशीन से बहुत तेज़ी से कपड़ा तैयार होने लगा। और अब जो बुनकर लोग थे, हाथ से जो कपड़ा तैयार करते थे, तो अब उनका माँग बाज़ार में कम होने लगा, क्योंकि उनका कपड़ा उतना मज़बूत और टिकाऊ और उतना कारीगरी उसमें नहीं हो पाता था, ठीक है। बुनकर जो थे वो बेरोज़गार हो गए। अधिकांश बुनकर खेतिहर मज़दूर बन गए, क्योंकि अब उनको किसी भी तरह से तो पेट तो पालना ही पड़ेगा ना, इसलिए मज़दूरी करने लगे, खेतिहर मज़दूर बन गए। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर देखिए, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन यानी कि मलमल कपड़ा अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे, ठीक है। जो आपको पहले बता चुके हैं, काफ़ी हल्का और पतला होता है, ठीक है। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। कालीकट यानी कि केरल राज्य में है जो, ठीक है। जामदानी बुनाई, पोटला बुनाई, बांधना डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी।
भारतीय कपड़े अपनी छपाई, छींट, डिजाइन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। देखिए छींट यहाँ जो दिया है, छींट का मतलब होता है जो रंग बिरंगी बूंदा बूंदा वाला जो डिजाइन बनता है वो वाला कपड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है, देखिए उत्तर, 19वीं सदी में भारत ज़्यादातर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। ठीक है, 19वीं सदी कहने का मतलब 1800 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय था। ठीक है, आयात करना यानी कि वहाँ से ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश से भारत में स्टील आ रहा था। भारत के लोग वहाँ से स्टील, वहाँ का स्टील खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरह का मजबूरी था क्योंकि अंग्रेज का यहाँ पर राज चलता था। ठीक है, इसलिए वो लोग मनमौजी कर रहा था, वहाँ से बेच रहा था वो लोग। तो ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लो अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इससे निर्यात किया जाता था। ठीक है, जो लो अयस्क का भंडार था उसको बेच दिया जा रहा था। ठीक है, भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, देखिए भारत में रेल का जो विस्तार हुआ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रेलवे का विस्तार कहने का मतलब है कि यहाँ रेल जो चलाया गया। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, याद रखिएगा इसको, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी और उसके बाद इसका पूरे देश में इसका विस्तार होने लगा, हर तरफ पटरियाँ बिछाए जाने लगा। और आप लोग देखते होंगे रेल का बोगी से लेकर पटरी जो होता है सबसे मजबूत लोहा से तैयार किया जाता है। ठीक है, पिटवा लोहा, क्योंकि पटरी हमेशा पानी वगैरह में भीगते रहता है लेकिन वो खराब नहीं होता है। ठीक है, खराब होता है उसका चक्का, रेल का चक्का, क्योंकि चक्का को आसानी से बदला जा सकता है लेकिन पटरी को बदलना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए, आपको आगे काम आएगा। तो यहाँ पे अब लोहा का मांग बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि जमशेदपुर में है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बढ़ावा दिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जैसे गोला बारूद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। ठीक है, क्योंकि वो लोग चालाक था। ठीक है, वो लोग खरीद के, कच्चा माल खरीद के वो लोग तो हमेशा से ही क्या करता है, तैयार माल बेचता था ताकि अपना मनमाना दाम में वो बेचेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ देखिए, 1 किलो आलू जो आपको प्रायः लगभग 20 रुपये के आसपास में आ जाता है और उससे वो हज़ारों रुपये का चिप्स बना के बेचता है बेचने वाला। ठीक है, ठीक उसी तरह से, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टील उत्पादन के लिए टिस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह झारखंड राज्य में है और इसे लौह नगरी जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस सिटी को टाटा नगर या स्टील सिटी भी कहा जाता है। झारखंड में जमशेदपुर से स्टील का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक 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 है, टिस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी, ठीक है, जो व्यापारी थे, जमशेद जी नेसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि हम लोग संक्षेप में टिस्को कहते हैं, की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। ठीक है, इससे पहले यह साक्षी नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। ठीक है, साक्षी के नाम से जिसको जानते थे। ठीक है, आज साक्षी एक छोटा मोटा बाजार है, बस स्टॉप है। ठीक है, और शहर का मेन जगह भी है। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को
किस प्रकार प्रभावित किया? यहाँ औद्योगिक क्रांति का मतलब समझिए। देखिए, औद्योगिक क्रांति यानी कि जो काम हाथ से होता था मशीन से होने लगा, ठीक है, फैक्ट्री में, ने कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? कुटीर उद्योग को भी अच्छा से समझ लीजिए। कुटीर उद्योग जो आपके घर में किया जाता है, छोटा छोटा, जैसे कि मुर्गी पालन या फिर अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, या मसाला तैयार करना, मसाला घर में बना सकते हैं, इस तरह का छोटा छोटा उद्योग जो घर में होता है। तो इस तरह के उद्योग मतलब औद्योगिक क्रांति से किस तरह से प्रभावित हुई, ठीक है। अब जैसे मशीन से बनने लगेगा, ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो छोटा होगा व्यापारी, वो उतना अच्छा से मशीन के जैसा माल तैयार करके नहीं दे सकता है, ठीक है। और जहाँ अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ लोग उस पे खरीदारी नहीं करेंगे, यानी कि उसको दाम भी कम लेना दिन रखना पड़ेगा। लेकिन दाम कम रखता है तो क्या होगा कि उसको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मशीन से ज़्यादा सामान तैयार हो जाता है तो वो कम दाम में भी बेच सकता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। पतन मतलब उसको एकदम बर्बाद कर दिया, ठीक है। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों रोजी से रोजी रोटी छीन ली, ठीक है। यहाँ पर से आप जोड़ लीजिएगा, बुनकरों से रोजी रोटी छीन ली। उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाले जनजातियों का रोजगार भी छिन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी लौह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया, ठीक है। यानी कि जो छोटे छोटे लोहार लोग हैं, अब उनका सामान क्या बोलते हैं, वो सही से अब उस तरह का बिक्री नहीं होने लगा, उनको मुनाफा नहीं मिलने लगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे दिवाली में लोग चाइना लाइट कह सकते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइट होते हैं उसको जलाते हैं। दिया बहुत कम जलाते हैं। अगर यदि दिया जलाएंगे, मिट्टी का दिया जलाएंगे, तो जो कुम्हार हैं, ठीक है, उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। और वो भी काफ़ी गरीब लोग होते हैं। और अगर यदि आप लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो उससे उन गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ही लाभ होता है। इसका उत्तर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या में देखिए, स्वतंत्र कारीगर कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, फलतः कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना के कारण छोटे किसानों को रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाना पड़ा। औद्योगिक केंद्रों के आसपास नए नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक केंद्र यानी कि जो फैक्ट्री वाला जगह होता था, उसके आसपास नया नया शहर बनने लगा। अब शहर आर्थिक गतिविधियों का आधार बन गया था, यानी कि लोगों को लगने लगा क्या, या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि शहर में आमदनी ज़्यादा है, भले लोग यहाँ पे परेशान ज़िंदगी ही क्यों ना जी रहे हो। परेशान कहने का मतलब सुबह से शाम तक एकदम भागम भाग, शाम तक क्या, रात तो मतलब 24 घंटा भागम भाग लोगों का लगा हुआ रहता है, ठीक है। शांति बहुत कम ही लोगों को नसीब होता है शहर में। गांव के लोग बहुत सुकून से रहते हैं, लेकिन थोड़ा आमदनी कम है, ठीक है, यही फर्क है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, ठीक है। अब कुछ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि आपको OMR शीट में पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, ठीक है। HEC क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा है रूस और चेकोस्लोवाकिया, और चौथा है इंग्लैंड और जापान। तो यहाँ आपका उत्तर होगा रूस और
स्लोवाकिया। ठीक है, ये सही है। दूसरा प्रश्न है, एचईसी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन है, पहला देखिए 1907, 1958, 1908, 1969। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1958। 3 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार कौन सी धातु की बनी थी? तो यहाँ आपका ऑप्शन है, देखिए पहला लोहा, दूसरा है बुर्ज स्टील, तीसरा चांदी, चौथा तांबा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बुर्ज स्टील। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, देखिए पहला मद्रास, दूसरा बंगाल, तीसरा बम्बई, चौथा सूरत। ठीक है, तो इसका उत्तर है बम्बई, मुंबई। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिए इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो था वो कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1818 में स्थापित यह कपड़ा मिल कुछ समय बाद बंद हो गई थी, और 1854 ईस्वी में, ठीक है, पहली सफल सूती वस्त्र का जो मिल खुला वो मुंबई, जो कि पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, में स्थापित की गई। और इसकी स्थापना जो करने वाले थे कावासाजी डाबर ने बॉम्बे स्थित सूती मिल वस्त्र की स्थापना की थी। ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, पहले मुंबई को कहा जाता था। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ आपका ऑप्शन है, पहला जॉन के, दूसरा है जेम्स वाट, तीसरा रिचर्ड आर्कराइट, चौथा चार्ल्स वेड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा जॉन के। इसको भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरगिब्स ने 1764 या 1765 ईस्वी में किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। ठीक है, माने एक आदमी एक काट सकता है, तो इसमें मशीन में अब क्या होता है कि एक ही बार 8 को काट सकता था। ठीक है, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। देखिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपना नाम लिख सकते हैं नीचे में। ठीक है, और या फिर जो भी आपको क्या कैसा लगा, या फिर आपको कौन सा पार्ट का उत्तर चाहिए, ठीक है, लिखिए कमेंट में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।